Assalamu alaikum everyone and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 34, and in this lecture we are discussing the one more important topic of the mutation, that is the point mutation. We have completed the mutations related to the chromosomal change relating to the chromosomal number. Okay, now we are moving forward and take another important topic, that is the point mutation. So point mutation में क्या होता है? There is a change of a single nucleotide and sometimes there is a change of a single base pair. Okay, यहाँ पे एक base pair change होगी या एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा. अब अगर ये न्यूक्लियोटाइड जीन का न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड मतलब जहाँ जैसे जैसे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, जैसे गाउनिन ट्राइफॉस्फेट है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो अगर ये चेंज जीन के न्यूक्लियोटाइड में आ रही है, एक न्यूक्लियोटाइड जीन का चेंज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे इट इज अ जीन म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं. पॉइंट म्यूटेशन को मैंने कैटेगराइज यहाँ पे किया है. पॉइंट म्यूटेशन में हम पढ़ेंगे सोमैटिक म्यूटेशन वर्सेस जर्म लाइन म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है, ये जानने की कोशिश कर लेते हैं. और उसके बाद सप्रेसर म्यूटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. सप्रेसर म्यूटेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन एंड अनदर इट सेकंड पार्ट इज इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन. तो एक एक करके हम ये सारी चीजें देखने की कोशिश करें. तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं सोमैटिक वर्सेस जर्मिनल म्यूटेशन या जर्म सेल म्यूटेशन जिसको बोलते हैं. अब देखो, हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है. एक हमारी सोमैटिक सेल्स जिनसे हमारी बॉडी बनती है और दूसरी हमारी जर्म सेल्स जिनसे हमें हमारे गैमीट्स बनते हैं. और हमें पता है ये ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है वो गैमीट्स के थ्रू होता है. हमारी सोमैटिक सेल्स मियोसिस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है और हमारी सोमैटिक सेल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. इट इज द जर्म सेल दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. दैट मीन्स अगर हमारी जर्म सेल्स में कोई चेंज हो रही है, वो चेंज कहाँ पे जाएगी, वो चेंज आगे जाके हमारी ऑफस्प्रिंग्स में रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, और अगर हमारी सोमैटिक सेल्स में कोई चेंज आ रही है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है दीज आर सोमैटिक सेल्स. मेरे हाथ की जो सेल है दिस सोमैटिक सेल. डीएनए रेडिएशन की वजह से, खुदा ना करे कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से ये सिकन सेल्स डैमेज हो रही है या कुछ हो रहा है, तो ये ट्रांसमिट नहीं होगा. अगर किसी का हाथ कटा है दैट डजंट मीन कि उसका जो बेटा होगा उसका भी हाथ कटा हुआ होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज द चेंज इज इन द सोमैटिक सेल्स. लेकिन अगर जर्म सेल्स में चेंज आ रही है और जर्म सेल्स ट्रांसमिट होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग्स, दैट मीन्स वो चेंजेस, वो म्यूटेशन जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट होंगी वो ऑफस्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होंगी. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे जो आप पहले देख. सोमैटिक सेल म्यूटेशंस आर नॉन इनहेरिटेबल. जो सोमैटिक म्यूटेशंस होती है ये नॉन इनहेरिटेबल होती है, ये चेंज ये ट्रांसमिट नहीं होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स एंड अफेक्ट्स द इंडिविजुअल ऑफ द सेम जनरेशन. जिस इंडिविजुअल को होगी उसी जनरेशन में ये म्यूटेशन खत्म हो जाएगी. जिस इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो गया, उसका चाहे हाथ कट गया, चाहे उसको कुछ और डैमेज आ गया बॉडी में, वो ट्रांसमिट नहीं होगा, उसके बच्चे वैसे नहीं होंगे, उसी जनरेशन में वो म्यूटेशन खत्म हो जाती है. यूवी रेडिएशन की वजह से उसकी सिकन सेल्स कुछ डैमेज हो रही है, दैट डजंट मीन कि उसका जो बच्चा होगा उसकी सिकन सेल्स भी डैमेज होंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि द चेंजेस इन द सोमैटिक सेल्स. क्लियर? Germ cell produce gametes, so germ cell mutation is inheritable. It is inheritable, मतलब ये inherit होगा from parents to the and affects the next generation को affect करता है, that's important. अब देखो, germ cell mutation is highly biased and it is more frequent in and it is less frequent in females and more frequent in males. अब आप बोलोगे germ cells की जो मैंने यहाँ पे statement लिखा है कि germ cells में जो mutation होती है it is biased. मतलब बायस इसलिए है क्योंकि इट इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स, मोर फ्रीक्वेंट इन मेल्स देन फीमेल्स. द रीजन बीइंग क्योंकि जर्म सेल्स की जो म्यूटेशन होती है, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे होती है. और हमें पता है जो हमारी जो गैमीट्स है, स्पर्म है, विद इन 48 डेज ये रिकवर हो जाते हैं, विद इन 48 डेज ये वापस रेस्टोर हो जाते हैं बॉडी में. ठीक है, सॉरी, विद इन 72 आवर्स. लेकिन जो हमारी ये होती है, हम कैसे जो स्पर्मेटोसाइट जो oocytes होती है, oocyte को सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए सालों लग जाते हैं. और आपको पता होगा फीमेल्स के केस में जो oogenesis स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, जब फीमेल फीटस अपने मदर के वॉर्म में ही होती है, उसी टाइम उसका सेल साइकिल वहाँ से स्टार्ट होता है.
फिर स्टॉप होती है 2 जगह, मियोसिस फर्स्ट पे स्टॉप होता है जब प्यूबर्टी अटेन करती है, और मियोसिस सेकंड जब फर्टिलाइजेशन होती है, या उस टाइम जो ओवम होता है वो मियोसिस सेकंड स्टेज पे वो हम कह सकते हैं वो वहाँ पे रुका हुआ होता है, फिर जाके वो रेस्टोर हो जाती है मियोसिस सेकंड और कंप्लीट हो जाती है फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स फीमेल्स के केस में सेल साइकिल बहुत ही स्लो चलता है, जो जर्म सेल का जो सेल साइकिल है वो बहुत ही स्लो चलता है, इट टेक ईयर्स टू कंप्लीट, whereas in males it takes like few days or we can say within months it get restored। तो हमारी बॉडी में ये जो है सेल साइकिल, जो हमारी जर्म सेल्स का, जो मेल्स का जो मेल जर्म सेल्स का जो सेल साइकिल है वो बहुत ही फास्ट है। अब अगर वो फास्ट है उस वजह से वहाँ पे ढेर सारी म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो सकती है, इसीलिए दैट इज द रीजन दैट द जर्म सेल म्यूटेशन इज मोर फ्रीक्वेंट इन मेल्स देन फीमेल्स। क्लियर? अब दूसरा देख लेते हैं फॉरवर्ड वर्सेस रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन बोलेंगे जब हम वाइल्ड टाइप अलील कन्वर्ट होगा रिसेसिव अलील में, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। और रिवर्स म्यूटेशन का मतलब होता है जब यही रिसेसिव अलील वापस होगा वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट, यही म्यूटेंट कन्वर्ट होगा वाइल्ड टाइप में, इसको बोलेंगे रिवर्स म्यूटेशन। अब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन है दैट इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिवर्स म्यूटेशन। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अब देखो, कोई भी जीन उसमें कुछ भी म्यूटेशन आएगी, कोई भी वाइल्ड टाइप जीन अगर आपके पास है उसमें अगर थोड़ी सी भी म्यूटेशन आएगी वो कन्वर्ट होगा रिसेसिव में। वो किस में कन्वर्ट होगा? रिसेसिव में। लेकिन अगर आपको रिसेसिव को वापस उस वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट करवाना है, दैट मीन्स यू नीड टू रिक्वायर द म्यूटेशन एट दैट स्पेसिफिक साइट, जहां पे पहले म्यूटेशन हुई थी वहीं पे म्यूटेशन होनी चाहिए, तब जाके ये जो है ये यहां से यहां वापस हो जाएगा। तो इसको समझाने की मैं कोशिश कर लेता हूं। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई जीन है ABC, कोई भी जीन है। अब ये जो जीन है इसमें फॉर एग्जांपल 3 अमीनो एसिड है, जीन ए है, इसमें 3 अमीनो एसिड है, 1 2 3। अमीनो एसिड 1 म्यूटेट हो गया तब भी म्यूटेशन होगी, तब भी म्यूटेंट बनेगा। अमीनो एसिड 2 में म्यूटेशन हो गई यहाँ पे, तब भी म्यूटेंट बनेगा। अमीनो एसिड 3 मतलब दिस इज वाइल्ड टाइप, मगर अगर कोई भी चीज आ रही है अमीनो एसिड में, यहाँ से बनेगा A-, यहाँ से क्या बनेगा? A-। अब अगर आपको वापस A- से A+ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप A- बना था, जब A+ कन्वर्ट हुआ था A- में, यहाँ पे अमीनो एसिड 2 में चेंज हुई थी, 2 में चेंज हुई, वो A- बन गया। लेकिन अगर आपको वापस करवाना है ना A से, आपको 2 में ही म्यूटेशन करवानी पड़ेगी, 2 अमीनो एसिड जो है उसी में म्यूटेशन करवानी पड़ेगी और वो कन्वर्ट होगा वाइल्ड टाइप में, वो इस कंडीशन में वापस होगा। दैट मीन्स आपको स्पेसिफिक म्यूटेशन करवानी है उसी पर्टिकुलर रीजन में जहां पे ओरिजिनल म्यूटेशन हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि म्यूटेशन इज अ रैंडम इवेंट, म्यूटेशन इज अ रैंडम, इट कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर इन द जीनोम। ओके, कभी भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है। अब अगर वाइल्ड टाइप में थोड़ी सी भी चेंज आ रही है वो माइनस हो रहा है, वो म्यूटेंट बन रहा है। लेकिन अगर आपको म्यूटेंट को वापस वाइल्ड टाइप बनाना है ना, तो आप यू नीड टू इंट्रोड्यूस म्यूटेशन एट दैट पर्टिकुलर साइट, एट द साइट ऑफ द ओरिजिनल म्यूटेशन, जहां पे ओरिजिनल म्यूटेशन हुई थी वहीं पे म्यूटेशन होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। इस वजह से द रेट ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिवर्स म्यूटेशन, जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवाया है। द फॉरवर्ड म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई देन द रिवर्स म्यूटेशन बिकॉज रिवर्शन requires the mutation in the mutant allele at the site of the original mutation, जहां पे original mutation हुई थी वहीं पे mutation होनी चाहिए, तब जाके A- वापस A+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा तीसरा जो हमें डिस्कस करना है दैट इज द सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन का मतलब क्या है? सप्रेसर मतलब म्यूटेशन क्या हो रही है? म्यूटेशन सप्रेस हो रही है। अगर कहीं पे कुछ म्यूटेशन हो रही है तो दूसरी जगह जीनोम में कई और म्यूटेशन हो रही है, वो उस पहली म्यूटेशन को सप्रेस कर रही है, उस म्यूटेशन को एक्सप्रेस होने नहीं दे रही है, समहाउ कंपनसेट कर रही है, उसको बोलेंगे सप्रेसर म्यूटेशन। अब ये सप्रेसर म्यूटेशन जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज इंट्राजेनिक, जो जीन्स के बीच हो, सेकंड इज इंटरजेनिक, जो वन इज इंट्राजेनिक जो विद इन द जीन्स हो, एक जीन में ही सप्रेसर म्यूटेशन हो जाए, इंट्रा। अनदर इज इंटरजेनिक, जो 2 जीन्स के बीच में हो, मतलब यहाँ पे 2 जीन्स इन्वॉल्व हो, तो दोनों को देखने की कोशिश कर लेते, समझने की कोशिश कर लेते हैं। समटाइम्स अ सेकंड म्यूटेशन एट डिफरेंट साइट abolish or compensate the effect of the first mutation,
The second mutation is called suppressor mutation, which can be intragenic or intergenic. तो पहले हम देख लेते हैं इंटरजेनिक म्यूटेशन क्या होता है। इंटरजेनिक मतलब जीन्स के दरमियान, दो जीन्स के दरमियान। इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो कैसे कैसे स्टार्ट होगा। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जीन 1। हमारे पास जीन 1 है, इट इज वाइल्ड टाइप, और जीन का प्रोडक्ट एमआरएनए बन के आता है और एमआरएनए की ट्रांसलेशन होती है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो जीन का आता है दैट इज प्रोटीन। और हमें जब यूं ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी, एमआरएनए आपके पास बन के आया। फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए आपके पास बन, ये छोड़ो अभी, आप इस पे ध्यान मत दो, अभी आप सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, तब ये डायग्राम आपको समझ आएगी। जीन 1 में म्यूटेशन होगी और जीन 1 नॉर्मल है, ये इसका एमआरएनए बन के आता है यूएसी टायरोसिन को कोड करता है, ठीक है। यूएसी जब ट्रांसफर आरएनए आएगा, जब ट्रांसलेशन होगी तो टीआरएनए आएगा, वो एंटीकोडॉन लाएगा इस कोडॉन के खिलाफ, यूएसी के खिलाफ एयूजी एंटीकोडॉन होगा उसके पास, और ये कोड करेगा टायरोसिन को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टायरोसिन टीआरएनए फॉर टायरोसिन, ये है टायरोसिन टीआरएनए फॉर टायरोसिन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नॉनसेंस म्यूटेशन होगी, नॉनसेंस म्यूटेशन इसको हम M1 लिख लेते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन जनरेट हो गया ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन इज रैंडम। अब स्टॉप कोडॉन जनरेट हो गया मतलब UAC की जगह G आ गया, और G आपको पता है इट इज अ स्टॉप कोडॉन। यूजुअली सेल्स के अंदर कोई भी टीआरएनए ऐसा नहीं होता है जो इस UAG को रिकॉग्नाइज करे, इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसलेशन वहाँ पे पढ़ेंगे, तो इन डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कैसे हो जाता है। अब अभी तक आप थोड़ा याद रखो, UAG ये स्टॉप कोडॉन है और यूजुअली इसके पास यहाँ पे कोई टीआरएनए नहीं होता जो इसको रिकॉग्नाइज करे। दैट मीन्स अगर UAG हो गया तो यहाँ पे चेन टर्मिनेशन होगा, प्रोटीन इससे आगे नहीं बनेगा, टर्मिनेशन होगी। अब इस म्यूटेशन को सप्रेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इस म्यूटेशन को सप्रेस? उसके लिए एक रास्ता हमारे पास है, वो ये है, अगर जीन 2 है, जीन 2 कोड करता है टीआरएनए को, जीन 2 किसको कोड करता है? टीआरएनए को। ये जीन 2 है, ये कोड करता है टीआरएनए को, नॉर्मल टीआरएनए इसके पास बन के आता है टायरोसिन टीआरएनए। अब अगर सप्रेसर म्यूटेशन हुई जीन 2 में ऐसी म्यूटेशन हुई, इसने फिर भी म्यूटेशन के बाद इसने क्या किया, इसने अगेन एक एंटीकोडॉन बनाया it will be A, T and C, ठीक है। यूरासिल, सॉरी यहाँ पे it will be AU and C, 5' and 3', it will be AU and C। मतलब जीन 2 जो टीआरएनए को कोड करता था नॉर्मली, उसमें भी म्यूटेशन आ गई, और म्यूटेशन की वजह से वो कन्वर्ट हुआ, उसने क्या किया, उसने उसके म्यूटेशन की वजह से उसने अब स्पेसिफाई किया अमीनो एसिड अगेंस्ट दैट स्टॉप कोडॉन। मतलब यहाँ पे फिर भी यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच हो गया, स्टॉप कोडॉन जनरेट हुआ था म्यूटेशन की वजह से, और यूजुअली यहाँ पे कोई टीआरएनए नहीं था जो इस स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन यहाँ पे सप्रेसर म्यूटेशन हुई, जीन 2 भी यहाँ पे म्यूटेट हुआ, और उसमें ऐसी म्यूटेशन आई, उस म्यूटेशन की वजह से इसने ये स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद इसने एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड इसके अगेंस्ट इंसर्ट करवाया, तो ये म्यूटेशन यहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं होगी। जो म्यूटेशन 2 हुई थी यहाँ पे, म्यूटेशन 1 जो हुई थी यहाँ पे, ये सप्रेस होगी, एबॉलिश होगी, खत्म होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन 2 जो जीन 2 में हो गई। उस वजह से हम कह सकते हैं जीन 2 ने सप्रेस किया किसको? जीन 1 म्यूटेशन को इसने सप्रेस किया। तो इस वजह से यहाँ से नॉर्मल अमीनो एसिड इंसर्ट हो सकता है और यहाँ से चेन कंटिन्यू हो सकती है, ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो सकता है। जिसको मैंने लिखा सप्रेसर टीआरएनए, अब इसको बोलेंगे सप्रेसर टीआरएनए। क्यों? क्योंकि इसने सप्रेस किया। और इसको एम्बर टीआरएनए भी होता है, क्योंकि एम्बर, ओकल एंड ओकड़ आपको याद होगा, 3 स्टॉप कोडॉन जो है हमारे पास, तो उनके नाम जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए उसके बेसिस पे, इसलिए इसको, क्योंकि ये जो है ये एम्बर ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्बर सप्रेसर टीआरएनए भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट इसका लिखा है यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ नॉनसेंस म्यूटेशन generating stop codon in a gene can be suppressed by the mutated tRNA if the mutation occurs
in the anticodon, that is such developed suppressor tRNA recognizes this stop codon but still specify an amino acid against। मतलब म्यूटेशन होने के बाद ये जो दूसरी म्यूटेशन हुई सप्रेसर टीआरएनए में, जो म्यूटेशन हुई टीआरएनए में, उसने इस स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया। यूजुअली इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उस वजह से चेन टर्मिनेशन हो जाती है। लेकिन म्यूटेशन की वजह से जो जीन 2 में म्यूटेशन हुई, उस वजह से यहाँ पे इसने इसको रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने अगेंस्ट एक उसका अमाइनो एसिड अगेंस्ट लगाया, वहाँ पे जो अमाइनो एसिड लगना था उसको वहाँ पे लगाया और चेन कंटिन्यू हुई, यहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं हुई। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरजेनिक। अब दूसरा है हमारे पास इंट्राजेनिक, जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, एक ही जीन में म्यूटेशन। अब देखो इसको समझने की कोशिश। फॉर एग्जांपल एक जीन है, जीन ए, इसको तीन अमाइनो एसिड इसको कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है ए, टी, सी, जी, सी एंड ए। ये नॉर्मल है, ए प्रोटीन है, ये ए प्रोटीन है। अब यहाँ पे इंसर्शन या डिलीशन हुआ। फॉर एग्जांपल इंसर्शन हुआ, सी का इंसर्शन हुआ इनिशियल पे, तो बनेगा यहाँ पे सी के बाद बनेगा ए, टी, सी, जी, सी, ए। अब ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। इस इंसर्शन को आप सप्रेस कर सकते हो अगर यहाँ पे डिलीशन होगा लास्ट बेस का। अगर यहाँ पे डिलीशन होगा ए का, अगर ए डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो बनेगा आपके पास सी ए टी, दूसरा बनेगा आपके पास सी ए टी, दूसरा बनेगा सी जी सी। ये भी 3 और ये भी 3, ये भी अमाइनो एसिड और ये भी अमाइनो एसिड। यहाँ से जो हमने इंसर्शन म्यूटेशन को सप्रेस किया डिलीशन म्यूटेशन की सिवाय, एक ही जीन है, इसमें इंसर्शन हुआ था, इंसर्शन की वजह से यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हुआ था। अब इसको आप सप्रेस कर सकते हो अगर आप क्या करोगे, अगर आप डिलीशन करवाओगे। अगर इंसर्शन पहले बेस में हो रहा है, अगर आपके पास एक ही अमाइनो एसिड है ए सी जी, अब यहाँ पे इंसर्शन हुआ फॉर एग्जांपल सी का इंसर्शन हुआ तो बनेगा सी ए सी जी। इसको सप्रेस करोगे आप, डिलीशन करवाओ, लास्ट का आपके पास बनेगा सी ए सी, सी ए डिलीशन करवाओ जी का, बनेगा आपके पास सी ए सी। दिस इज नॉर्मल। दैट मीन्स इंसर्शन एट वन प्लेस कैन बी सप्रेस्ड बाय डिलीशन एट द अदर प्लेस। इसको बोलेंगे इंट्राजेनिक suppressor mutation. Insertion mutation at first position of codon can be suppressed by deletion mutation at third position and vice versa. ठीक है, तो इसलिए इस तरह इसको बोलते हैं इंट्राजेनिक म्यूटेशन। तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, जिसमें हमने जर्म सेल्स की बात की। इसमें इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द सप्रेसर म्यूटेशन, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, तो विद दिस वी शुड एंड आवर लेक्चर हियर। See you in the next lecture and तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मोर, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट, गिव योर फीडबैक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, दिस लेक्चर वाज मोस्टली थोरेटिकल, यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं थी, इट्स वाज थोरेटिकल लेक्चर। ये ज़रूरी बनाना था क्योंकि ये पार्ट मिस हो रहा था। नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम टाटोमेराइजेशन, जहाँ पे हम डीएनए लूपिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हम पॉइंट म्यूटेशन को इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।